कहीं न कहीं कुछ अविश्वसनीय खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। ये कार्ल सेगन के शब्द हैं और मुझे लगता है आज की हमारी बातचीत के लिए एकदम सही शुरुआत है। बिल्कुल, अंतरिक्ष की खोज हमेशा से ही रोमांचक रही है। हाँ, तो आज हम ईरान के अंतरिक्ष कार्यक्रम पर करीब से नजर डाल रहे हैं, खास तौर पर उनके आने वाले एक उपग्रह कौसर 1.5 पर। यह सिर्फ एक और सैटेलाइट नहीं है, बल्कि ईरान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम लगता है। सही कहा, ये उनके स्पेस प्रोग्राम में एक नई कड़ी है। और हमारी ये चर्चा ये ईरान का कौसर 1.5 उपग्रह आत्मनिर्भरता और रूसी सहयोग शीर्षक वाले एक लेख पर आधारित है। हमने इसी से जानकारी जुटाई है जी। तो आज हम क्या समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम कौसर 1.5 में जो तकनीकी सुधार हुए हैं उनकी बारीकियों को देखेंगे और ये भी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद ईरान का निजी क्षेत्र इसमें कैसे भूमिका निभा रहा है। हाँ, और रूस के साथ उनका जो अंतरिक्ष सहयोग बढ़ रहा है उसके क्या मायने हैं। बिल्कुल, और ये विषय जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, आत्मनिर्भरता, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और जियोपॉलिटिक्स जैसे कई एंगल जुड़े हैं। हाँ, ये सारे पहलू आजकल बहुत प्रासंगिक हैं। और सोचने वाली बात तो ये है कि कैसे एक देश जिस पर इतने प्रतिबंध लगे हों वो न सिर्फ आगे बढ़ रहा है बल्कि रूस जैसे बड़े खिलाड़ी के साथ मिलकर काम कर रहा है। ये अपने आप में एक दिलचस्प कहानी है। इसमें कई परतें हैं जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कौसर 1.5 आखिर है क्या? क्या ये बिल्कुल नया सैटेलाइट है? नहीं, देखिए, ये पूरी तरह से नया डिजाइन नहीं है। ये असल में जो पिछला कौसर उपग्रह था ना, उसी का एक कह सकते हैं उन्नत संस्करण है, एक अपग्रेडेड वर्जन। अच्छा, वो पहला वाला कौसर। हाँ, मुझे याद है, वो नवंबर 2024 में लॉन्च हुआ था रूस से। जी हाँ, रूस के वोस्टोचिन कॉस्मोड्रोम से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। तो उस पहले कौसर की क्या खासियतें थी, संक्षेप में अगर बताएं। वो करीब 30 किलोग्राम का एक क्यूबिक सैटेलाइट था, सोलर पैनल से चलता था और उसकी एक अहम क्षमता थी 3.45 मीटर की औसत ग्राउंड सैंपल डिस्टेंस, यानी जीएसडी। 3.45 मीटर जीएसडी मतलब ये कि उसकी तस्वीरों का एक पिक्सल जमीन के लगभग 3.5 मीटर के एरिया को कवर कर सकता था। इसमें नियर इंफ्रारेड और आरजीबी कैमरे थे जो करीब 15 किलोमीटर के दायरे में रंगीन तस्वीरें ले सकते थे। और इसका काम क्या था, उद्देश्य? मुख्य काम था कृषि की निगरानी, जमीन का सर्वेक्षण करना और कैडास्टर सेवाएं यानी भूमि रिकॉर्ड वगैरह में मदद करना। ठीक है, तो अब आते हैं कौसर 1.5 पर। इसमें नया क्या है? कौन से सुधार इसे खास बना रहे हैं? देखिए, इसमें कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। पहला है रवैया नियंत्रण एल्गोरिदम यानी एटीट्यूड कंट्रोल एल्गोरिदम्स में बदलाव। एटीट्यूड कंट्रोल, इसका क्या मतलब हुआ आसान भाषा में? आसान भाषा में कहें तो उपग्रह अंतरिक्ष में अपनी दिशा और स्थिरता को ज्यादा बेहतर तरीके से, ज्यादा सटीकता से कंट्रोल कर पाएगा। सोचिए, जैसे कैमरे को एकदम स्थिर रखना ताकि फोकस सही रहे, तस्वीर धुंधली ना हो। अच्छा, यानी बेहतर स्टेबिलिटी और ज्यादा सटीक पॉइंटिंग। और दूसरा बड़ा अपग्रेड है इसके पावर सप्लाई सबसिस्टम में। जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि इससे सैटेलाइट की जो ऑपरेशनल लाइफ है वो पहले के 3.6 साल से ज्यादा हो सकती है। ओह, तो ये ज्यादा समय तक काम कर पाएगा? हाँ, ऐसा अनुमान है। किसी भी स्पेस मिशन के लिए लंबा जीवन काल तो हमेशा एक प्लस पॉइंट होता ही है, निवेश पर बेहतर रिटर्न। ये तो वाकई महत्वपूर्ण सुधार है। और कम्युनिकेशन के बारे में कुछ? हाँ, और शायद ये सबसे बड़ा सुधार है कम्युनिकेशन सबसिस्टम में। ये अब एस, यू और वी बैंड्स में ऑपरेट करेगा। एस, यू, वी बैंड्स, इससे क्या फर्क पड़ेगा? इसका सीधा असर ये होगा कि जमीन पर डेटा बहुत तेजी से भेजा जा सकेगा और कुल मिला के जो कम्युनिकेशन लिंक है वो ज्यादा भरोसेमंद होगा। जैसे कृषि या आपदा प्रबंधन के लिए अगर रियल टाइम जानकारी चाहिए तो वो ज्यादा आसानी से मिल पाएगी। ये ईरान के लिए रणनीतिक तौर पर काफी फायदेमंद हो सकता है। यानी अलग-अलग फ्रीक्वेंसी पर बात करने की क्षमता, जिससे ज्यादा डेटा तेजी से और ज्यादा भरोसे के साथ भेजा जा सके। बिल्कुल, अलग-अलग बैंड्स का इस्तेमाल करने से ज्यादा लचीलापन आता है और प्रदर्शन बेहतर होता है। इसके अलावा जो कैमरा पेलोड है उसमें भी कुछ सूक्ष्म लेकिन असरदार अपडेट्स हैं। संकेत मिलते हैं कि इमेज प्रोसेसिंग या सेंसर की सेंसिटिविटी को बेहतर किया गया है। तो 500 किलोमीटर की ऊंचाई से तस्वीरें और बेहतर होंगी। हाँ, उसकी रिमोट सेंसिंग क्षमताओं में और सुधार आएगा। वाह,
तो ये छोटे छोटे मतलब क्रमिक सुधार मिलकर एक बड़ा फर्क पैदा कर रहे हैं। ये दिखाता है कि इनोवेशन हमेशा कोई बहुत बड़ी छलांगी नहीं होती। कभी कभी मौजूदा तकनीक को बेहतर बनाना भी उतना ही मायने रखता है। एकदम सही। इसे इंक्रीमेंटल इनोवेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल मेरे मन में आ रहा है। ये सब तकनीकी प्रगति हो रही है, ठीक है, लेकिन इसे कर कौन रहा है, खासकर जब हम पश्चिमी प्रतिबंधों की बात करते हैं। और यहीं पर कहानी का दूसरा और शायद सबसे दिलचस्प पहलू सामने आता है, आत्मनिर्भरता और निजी क्षेत्र की भूमिका। निजी क्षेत्र ईरान के अंतरिक्ष कार्यक्रम में? ये तो वाकई ध्यान देने वाली बात है। कौन सी कंपनी है ये? इसका नाम है स्पेस ओमेड। ये एक ईरानी नॉलेज बेस्ड कंपनी है। इसकी स्थापना 2018 में डॉक्टर हुसैन शाराबी फराहानी ने की थी। डॉक्टर फरहानी? क्या इनका कोई पिछला अनुभव है स्पेस सेक्टर में? जी हाँ, और ये दिलचस्प बात है, डॉक्टर फराहानी पहले ईरान का जो पहला स्वदेशी उपग्रह था ओमेड, उस परियोजना के प्रबंधक रह चुके हैं। ओह, तो एक अनुभवी व्यक्ति के नेतृत्व में ये निजी कंपनी काम कर रही है। स्पेस ओमेड ने कौसर के अलावा और भी कुछ बनाया है? हाँ, इन्होंने हुदहुद नाम का एक और उपग्रह भी विकसित किया है। अच्छा, तो स्पेस ओमेड का लक्ष्य क्या है? क्या बनाना चाहते हैं ये? उनका जो घोषित उद्देश्य है वो है निम्न पृथ्वी कक्षा यानी लियो, लो अर्थ ऑर्बिट के लिए हल्के और कम लागत वाले उपग्रह डिजाइन करना और बनाना। लियो मतलब पृथ्वी की सतह से कुछ 100 किलोमीटर ऊपर की कक्षा। साथ ही वो अंतरिक्ष उद्योग के विशेषज्ञों की एक नई पीढ़ी को प्रशिक्षित करने पर भी ध्यान दे रहे हैं। ये तो अच्छा नजरिया है, लेकिन इसमें स्वदेशीकरण का स्तर क्या है? क्या ये पूरी तरह ईरान में बने हैं या बाहर से भी मदद ली गई है? कौसर 1.5 के पीछे जो एरोस्पेस कंपनी है, उसके सीईओ हुसैन शाहाबी का एक बयान है। स्रोत बताते हैं कि उनके अनुसार इन उपग्रहों में इस्तेमाल होने वाले 85% से ज्यादा पुर्जे स्वदेशी हैं। 85%? ये तो बहुत ज्यादा है, खासकर प्रतिबंधों को देखते हुए। घटक आयात किए गए हों, इन उपग्रहों का डिजाइन और निर्माण पूरी तरह से स्थानीय विशेषज्ञों द्वारा किया गया है, जिससे ये परियोजना पूरी तरह से घरेलू बन जाती है। ये बात सोचने वाली है। मतलब पुर्जे कहीं से भी आए, लेकिन अगर डिजाइन और इंटीग्रेशन खुद कर रहे हैं तो वो भी एक तरह की आत्मनिर्भरता है। ये बात सही है। ज्ञान और कौशल वाली आत्मनिर्भरता। बिल्कुल, असली आत्मनिर्भरता शायद इसी में है। लेकिन वो जो 15% बाहर से आ रहा है, क्या प्रतिबंधों के चलते उसे हासिल करना मुश्किल नहीं होता होगा, या वो ऐसे पुर्जे जिन पे शायद प्रतिबंध नहीं लगते? देखिए, मुश्किलें तो निश्चित रूप से होती होंगी। स्रोत इस पर ज्यादा विस्तार से नहीं बताते कि वो 15% क्या है या उन्हें कैसे हासिल किया जाता है, लेकिन ये मानना तो स्वाभाविक है कि प्रतिबंधों की वजह से पुर्जों, तकनीक और शायद फंडिंग तक पहुंच में भी बाधाएं आती होंगी। हाँ, ये तो है। एक उत्प्रेरक, एक कैटलिस्ट का काम किया है। कैटलिस्ट कैसे? इन चुनौतियों ने ईरान को मजबूर किया है कि वो अपनी घरेलू क्षमताओं को विकसित करे, अपनी तकनीक खुद बनाए। मतलब तकनीकी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के लिए एक तरह का धक्का मिला है। ये दिखाता है कि कैसे बाहरी दबाव कभी-कभी आंतरिक नवाचार को जन्म दे सकता है। हाँ, जरूरत आविष्कार की जननी है वाली बात। कुछ वैसा ही। तो ये एक तरह की दोधारी तलवार है। मुश्किलें भी हैं, पर आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा भी। समझ गया। और अब ये निजी कंपनियां जैसे स्पेस ओमेड आगे क्या देख रही हैं? उनका अगला कदम क्या हो सकता है? वो भविष्य में ऐसे उपग्रहों का एक पूरा समूह, एक कॉन्स्टलेशन बनाने के लिए निवेश जुटाना चाहती हैं। इसके लिए वो सरकार से समर्थन भी मांग रही हैं। किस तरह का समर्थन? जैसे कि राज्य गारंटी मिल जाए या सरकारी एजेंसियां उनकी सेवाओं को पहले से खरीदने का वादा करें, मतलब प्री परचेज कमिटमेंट्स। ये दिखाता है कि निजी क्षेत्र अब बड़ा सोच रहा है और उसे आगे बढ़ने के लिए सरकारी सहारे की जरूरत महसूस हो रही है। ठीक है, तो तकनीक बेहतर हो रही है, निजी क्षेत्र भी सक्रिय है, लेकिन सवाल यह है कि ये उपग्रह अंतरिक्ष तक पहुंचेंगे कैसे? लॉन्चिंग का क्या ईरान इन्हें खुद लॉन्च करेगा? और यहीं पर कहानी का तीसरा महत्वपूर्ण हिस्सा आता है, रूसी कनेक्शन। रूसी कनेक्शन? जी हाँ, कौसर 1.5 को ठीक वैसे ही जैसे मूल कौसर और होद को लॉन्च किया गया था, एक रूसी सोयूज लॉन्चर पर अंतरिक्ष में भेजा जाना तय है। योजना के मुताबिक ये लॉन्च इसी पतझड़ में यानी ऑटम में होना है। रूस, लेकिन ईरान के पास तो अपने खुद के लॉन्च व्हीकल है ना, जैसे कायम और सिमोर गैसलवी। हमने इनके सफल परीक्षणों के बारे में सुना है। एसएलवी मतलब सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। हाँ, बिल्कुल सही। ईरान के पास अपने घरेलू प्रक्षेपण यान है,
लेकिन जो स्रोत बताते हैं उनके अनुसार ये यान फिलहाल ईरानी अंतरिक्ष एजेंसी या फिर इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड स्कोप्स के अपने रणनीतिक या शायद सैन्य उपग्रह कार्यक्रमों के लिए आरक्षित है। अच्छा, तो वो सरकारी या मिलिट्री इस्तेमाल के लिए है? ऐसा लगता है। तो निजी क्षेत्र के उपग्रह जैसे कौसर के लिए शायद अभी घरेलू लॉन्च क्षमता उपलब्ध नहीं है या उतनी भरोसेमंद नहीं है जितनी उन्हें चाहिए। इसीलिए 2020 में स्पेस ओमिट ने रूसी कंपनी ग्लाव कोस्मोस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। तो ये एक तरह की जरूरत और सुविधा की व्यवस्था है फिलहाल के लिए? हाँ, और ये कोई अचानक हुआ समझौता नहीं है। ईरान और रूस के बीच अंतरिक्ष सहयोग का इतिहास देखें तो ये लगभग 2 दशक पुराना है। 2 दशक? जी, इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी जब ईरान का पहला उपग्रह सिना-1 वो भी एक रूसी रॉकेट पर ही लॉन्च किया गया था। अच्छा, तो ये काफी पुरानी साझेदारी है। और एक और दिलचस्प बात बताता हूँ, जब पिछले साल कौसर और हुदहुद को ले जाने वाला सोयूज प्रक्षेपण हुआ था तो उस मिशन में ईरान एकमात्र विदेशी ग्राहक था। एकमात्र मतलब उस रॉकेट पे सिर्फ ईरान के ही सैटेलाइट थे? हाँ, आमतौर पर ऐसे लॉन्च में कई देशों के छोटे उपग्रह शामिल होते हैं जिसे राइड शेयर कहते हैं, लेकिन उस लॉन्च में सिर्फ ईरान के उपग्रह थे। ये इस साझेदारी की जो रणनीतिक गहराई है उसको दिखाता है। एकमात्र विदेशी भागीदार, ये तो वाकई खास बात है। तो इस सहयोग से दोनों को क्या मिलता है? मतलब ईरान और रूस दोनों के लिए इसमें क्या है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये दोनों के लिए फायदेमंद है। ईरान को अपने उपग्रहों के लिए, खासकर निजी क्षेत्र के उपग्रहों के लिए ऑर्बिट तक एक विश्वसनीय और नियमित पहुंच मिलती है जो शायद उसके अपने लॉन्चर अभी नहीं दे पा रहे हैं। और रूस को? वहीं रूस को एक ऐसे भू राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में एक स्थिर भागीदार मिलता है, खासकर तब जब दोनों ही देश पश्चिम के साथ थोड़े मुश्किल रिश्तों से गुजर रहे हैं। हाँ, ये बात तो है, दोनों पर ही किसी न किसी तरह का पश्चिमी दबाव है। बिल्कुल। तो ये सहयोग उनके रणनीतिक संरेखण को भी दर्शाता है। ये सिर्फ एक कमर्शियल डील से कहीं ज्यादा है। तो इसमें भू राजनीति और रणनीति की परतें भी हैं। कौसर 1.5 का जो आगामी प्रक्षेपण है वो इस लंबे और रणनीतिक तकनीकी गठबंधन में एक और कड़ी जोड़ेगा। देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य में ये साझेदारी कैसे विकसित होती है। जी हाँ, ये एक जारी कहानी है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें, हमने देखा कि कौसर 1.5 कैसे अपने पिछले संस्करण पर महत्वपूर्ण तकनीकी सुधार लेकर आ रहा है, खासकर कम्युनिकेशन और स्टेबिलिटी के मामले में। हाँ, और हमने ये भी समझा कि कैसे ईरान का निजी क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद न केवल टिका हुआ है बल्कि नवाचार कर रहा है और आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ रहा है। और आखिर में हमने ईरान और रूस के बीच जो गहरा होता राजनीतिक अंतरिक्ष सहयोग है और उसके कारणों पर भी गौर किया। बिल्कुल। ये पूरा मामला टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, प्राइवेट सेक्टर की भूमिका और बाधाओं के बीच इनोवेशन का एक बेहतरीन केस स्टडी है। और जैसा आपने पहले कहा, यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए ये विषय कई पेपर्स के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, चाहे वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी हो, अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो या अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भरता का सवाल हो। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग कारक मिलकर एक देश के तकनीकी भविष्य को आकार देते हैं। सही कहा। हमें उम्मीद है कि ये विश्लेषण जानकारीपूर्ण और दिलचस्प लगा होगा। अगर ये कोशिश पसंद आई तो कृपया लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई सवाल है या किसी पहलू पर और जानकारी चाहिए तो नीचे टिप्पणी में जरूर लिखें। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। स्रोत ये बताते हैं कि ईरान प्रतिबंधों के बीच निजी क्षेत्र के नवाचार पर ज्यादा निर्भर हो रहा है। ऐसे में ईरान के अंतरिक्ष कार्यक्रम का अगला चरण क्या हो सकता है? खास तौर पर क्या घरेलू प्रक्षेपण क्षमताएं कभी निजी क्षेत्र के लिए भी खोली जाएंगी या वे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे रूस के साथ पर ही निर्भर रहेंगी? इस संतुलन का विकास कैसे होगा? ये एक बड़ा सवाल है। और एक और बात, पृथ्वी अवलोकन पर केंद्रित इस तरह की जो बेहतर उपग्रह तकनीक आ रही है, उसका क्षेत्रीय स्तर पर संसाधन प्रबंधन, कृषि या शायद निगरानी पर क्या असर पड़ेगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमें भविष्य में ही मिलेंगे।